नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 1 विकास पर प्रश्नोत्तर में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समानतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन क, प्रति व्यक्ति आय, ख, औसत साक्षरता स्तर, ग, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, घ, उपरोक्त सभी उत्तर। इसका सही आंसर है उत्तर घ, उपरोक्त सभी प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ऑप्शन क, बांग्लादेश, ख, श्रीलंका, ग, नेपाल, घ, पाकिस्तान। इसका सही आंसर है उत्तर ख, श्रीलंका। प्रश्न नंबर 3, मान लीजिए कि एक देश के 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय, एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4, 7 और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या है? ऑप्शन क 7,500 रुपये, ख 3,000 रुपये, ग 2,000 रुपये, घ 6,000 रुपये। इसका सही उत्तर है घ 6,000 रुपये। प्रश्न नंबर 4, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है? उत्तर, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की आय को प्रमुख मापदंड मानता है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें अधिक विकसित समझा जाता है और कम आय के देशों को कम विकसित। ऐसा माना जाता है कि अधिक आय का अर्थ है इंसान की ज़रूरतों की सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध की जा सकती हैं, जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वो उन सभी चीज़ों को आर्थिक आय के जरिए प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने का प्रमुख मापदंड माना जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में देशों का वर्गीकरण करने में इन मापदंड का प्रयोग किया गया है। वह देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय $10,066 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, समृद्ध देश है। और वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $825 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय देश कहा गया है। भारत निम्न आय देशों के वर्ग में आता है क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल $620 प्रति वर्ष थी। सीमाएं, विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय को अच्छा मापदंड नहीं माना जा सकता क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न होती हैं। कुल आय की तुलना करने से हमें यह पता नहीं चलेगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। इससे हमें विभिन्न देशों के लोगों की परिस्थितियों का भी पता नहीं चल पाता, इसलिए राष्ट्रीय आय वर्गीकरण का अच्छा मापदंड नहीं है। प्रश्न नंबर 5, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? उत्तर, विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की बहुत सी सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड है जो विकास मापने के लिए जरूरी है क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचता बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों के आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी आदि जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचता है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए। नंबर 1, लोगों का स्वास्थ्य मानव विकास का प्रमुख मापदंड है। स्वास्थ्य या दीर्घायु विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। नंबर 2, शैक्षिक स्तर मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश के साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी वह उतने ही विकसित माना जाएगा और यह दर यदि कम होगी तो उस देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। नंबर 3, प्रति व्यक्ति आय मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय।
जिस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा, ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जा सकता। कई वर्षों के अध्ययन के बाद यूएनडीपी ने विश्व के 173 देशों का मूल्यांकन इन आधारों पर किया। 53 देशों को उच्च मानव विकास की श्रेणी में, 84 देशों को मध्य मानव विकास की श्रेणी में तथा 26 देशों को मानव विकास के निम्न स्तर पर रखा। प्रश्न नंबर 6, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, औसत का प्रयोग किसी भी विषय या क्षेत्र का अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए किया जाता है। जैसे किसी देश में सभी लोग अलग अलग आय प्राप्त करते हैं, किंतु देश के विकास स्तर को जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, जो औसत के माध्यम से ही निकाली जाती है। इससे हमें यह देश के विकास के स्तर का पता चलता है, किंतु औसत का प्रयोग करने में कई समस्याएं आती हैं। औसत से किसी भी चीज़ का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसमें असमानताएं छिप जाती हैं। उदाहरण, किसी देश में रहने वाले 4 परिवारों में से 3 परिवार 500 रुपये कमाते हैं तथा एक परिवार 48,000 रुपये कमा रहा है, जबकि दूसरे देश में सभी परिवार 9,000 और 10,000 के बीच में कमाते हैं। दोनों देशों की औसत आय समान है, किंतु एक देश में आर्थिक असमानताएं बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरे देश में सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान स्तर के हैं। इस प्रकार औसत तुलना के लिए तो उपयोगी है, किंतु इससे असमानताएं छिप जाती हैं। इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस तरह वितरित है। प्रश्न नंबर 7, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। उत्तर, यदि व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा जाए तो हम पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय के विषय में ही नहीं सोचते, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश के विकास के बारे में सोचते हैं तो औसत आय के अलावा अन्य लक्षणों को भी देखते हैं। तालिका 1.1 चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। राज्य 2002 से 3 के बीच प्रति व्यक्ति आय रुपए में: पंजाब 26,000 रुपये, केरल 22,800, बिहार 5700 रुपये। तालिका 1.2 पंजाब, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। राज्य शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति 2003, साक्षरता दर 2001, कक्षा 1 से 5 का निवल उपस्थिति अनुपात 1995 से 96। पंजाब शिशु मृत्यु दर 49, साक्षरता दर 70, कक्षा 1 से 5 तक निवल उपस्थिति अनुपात 81। केरल 11, 91, बिहार 60, 47, 41। इन तालिकाओं में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुई 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु में पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर संख्या का अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का कुछ उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%। तालिका 1.1 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार पंजाब की प्रति व्यक्ति आय केरल और बिहार से ज़्यादा है। इस प्रकार यदि आय को ही विकास का मापदंड माना जाए तो तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। किंतु यदि तालिका 1.2 में दिए गए अन्य आंकड़ों को देखें तो
पाते हैं कि केरल में शिशु मृत्यु दर पंजाब से बहुत कम है, जबकि पंजाब में प्रति व्यक्ति आय अधिक है। इसी प्रकार केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक और बिहार में सबसे कम है। इस प्रकार केरल प्रति व्यक्ति आय को ही विकास का मापदंड नहीं माना जा सकता। अन्य मापदंडों जैसे साक्षरता, स्वास्थ्य आदि को देखें तो केरल की स्थिति पंजाब से बेहतर है। प्रश्न नंबर 8, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं? उत्तर, भारत के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऊर्जा के वर्तमान स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कोयला। कोयला का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वाष्प इंजन, जिसमें कोयला का प्रयोग होता है, रेलवे और उद्योगों में काम में लाया जाता है। नंबर 2, खनिज तेल। खनिज तेल का प्रयोग सड़क परिवहन, जहाजों, वायुयानों आदि में किया जाता है। तेल को प्रकृत करके डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 3, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का भी अब शक्ति के साधन के रूप में बहुत प्रयोग किया जाने लगा है। गैस को पाइपों के सहारे दूर दूर के स्थानों तक पहुंचाया जाता है। इससे अनेक औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं। नंबर 4, जल विद्युत। यह ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। अब तक ज्ञात सभी संसाधनों में यह सबसे सस्ता है। इसका प्रयोग घरों, दफ्तरों तथा औद्योगिक इकाइयों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। नंबर 5, ऊर्जा के अन्य स्रोत। ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जिनका प्रयोग अभी कुछ समय पूर्व से ही किया जाने लगा है। यह सभी स्रोत नवीनीकरण है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि। ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत संसाधनों का प्रयोग लंबे समय से हो रहा है। यह सभी स्रोत अनवीनीकरणीय हैं, अर्थात एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं। इनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। आने वाले 50 वर्षों में यह संसाधन यदि इसी तरह इस्तेमाल किए जाते रहें तो समाप्त प्राय हो जाएंगे। यदि हमें इन संसाधनों को बचाना है तो ऊर्जा के नए और नवीनीकरण संसाधनों को खोजकर उनकी अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, आधारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, धारणीयता से अभिप्राय है सतह पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित न रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है, अर्थात निरंतर जारी रखना है, तो हमें संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें। प्रश्न नंबर 10, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति की लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है? चर्चा कीजिए। उत्तर, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिसका उपयोग मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। तब साधन संसाधन बन जाते हैं। यह संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि मनुष्य बुद्धिमत्ता से इस संसाधनों का प्रयोग करे तो वह अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यदि संसाधनों का दुरुपयोग न किया जाए तो इसका प्रयोग करके विकास की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जा सकता है, किंतु यदि इन संसाधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाए तो हो सकता है कि यह एक व्यक्ति के लाभ को भी पूरा न कर पाए। यदि इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया जाए तो यह समाप्त हो जाएंगे। और नवीनीकरणीय संसाधन जो सीमित है और जिनका एक बार प्रयोग करने पर वो आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार उपरोक्त कथन से हम यह सीख निकालते हैं
कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग केवल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाए, न कि निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। इससे यह संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। प्रश्न नंबर 11, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हों। उत्तर, कूड़े, कचरे और अवांछित गंदगी से जल, वायु और भूमि का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण में गिरावट के कुछ बहुत से उदाहरण हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जल प्रदूषण। नदियाँ, झीलों और समुद्रों में बहाए गए कूड़े, कचरों या औद्योगिक अपशिष्ट जल को प्रदूषित करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जलीय जीव मर जाते हैं। जहाज़ों से रिसने वाले तेल से समुद्री जीवों को हानि होती है। नंबर 2, वायु प्रदूषण। कारखानों में धुएं और तथा मोटर वाहनों में धुएं वायु को प्रदूषित करते हैं। इससे मानव स्वास्थ्य और वन जीवन दोनों को ही हानि होती है। नंबर 3, भूमि प्रदूषण। भूमि पर कारखानों द्वारा घरों या अन्य स्रोतों द्वारा कूड़ा कचरा आदि फेंकने से पर्यावरणीय समस्या उपलब्ध हो जाती है। कृषि क्षेत्रों में अधिक उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है तथा यह उर्वरक भूमि को प्रदूषित करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों का दुरुपयोग, अधिक मात्रा में पेड़ों को काटने का कारण पर्यावरण में गिरावट बहुत तेजी से हो रही है और इसके बहुत से उदाहरण हमारे आसपास हैं। प्रश्न नंबर 12, तालिका 1.6 में दी गई प्रत्येक मत के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे। तालिका 1.6 वर्ष 2004 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े। देश, प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में, जन्म के समय, संभावित आयु, साक्षरता दर 15+ वर्ष की जनसंख्या के लिए, 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात, विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक। देश, श्रीलंका 4390, 74, 91, 59, 69, 93। भारत 3139, 64, 61, 60, 126। म्यांमार 1027, 61, 90, 48, 130। पाकिस्तान 2225, 63, 50, 35, 134। नेपाल 1490, 62, 50, 61, 138। बांग्लादेश 1870, 63, 41, 63, 137। टिप्पणी नंबर 1, HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 117 देशों में से है। नंबर 2, जन्म के समय संभावित आयु। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति के जन्म समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। नंबर 3, तीनों स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात से अर्थ है प्राथमिक स्कूल और उससे आगे उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात का कुल योग। नंबर 4, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह की तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश की समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। उत्तर, तालिका 1.6 विभिन्न मापदंडों के आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों को विकास की अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। इसमें प्रति व्यक्ति आय, संभावित आयु, साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात तथा मानव विकास सूचकांक क्रमांक का संभावित आयु, जीवन प्रत्यांशा के आधार पर श्रीलंका सबसे ऊपर था, म्यांमार सबसे नीचे है। साक्षरता दर के क्षेत्र में भी श्रीलंका सबसे ऊपर था, बांग्लादेश सबसे नीचे है। सकल नामांकन अनुपात के आधार पर श्रीलंका सबसे ऊपर था, पाकिस्तान सबसे नीचे है। मानव विकास सूचकांक के क्रमांक में भी श्रीलंका का स्थान विश्व में 93वां है, जो इस तालिका में दिए गए सभी देशों के ऊपर है, तथा नेपाल 138वां स्थान लेकर सबसे ऊंचे है। प्रश्न नंबर 13,
नीचे दी गई तालिका में भारत के अल्प पोषित वयस्कों का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 2001 में देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालिका 1.1 चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। राज्य केरल। राज्य पुरुष महिलाएं। केरल 22-19, कर्नाटक 36-38, मध्य प्रदेश 43-42, सभी राज्य 37-36। क केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तरों की तुलना कीजिए। ख क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि देश के लगभग 40% लोग अल्प पोषित क्यों हैं? यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य प्राप्त है। अपने शब्दों में विवरण दीजिए। उत्तर क उपरोक्त आंकड़े केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तर को दर्शाते हैं। इसके अनुसार केरल में 22% पुरुष और 19% महिलाएं अल्प घोषित हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 43% पुरुष और 42% महिलाएं अल्प पोषित हैं। इसका अर्थ है कि मध्य प्रदेश में अधिक लोग अल्प पोषित हैं। ख देश में पर्याप्त अनाज होने के बावजूद देश के 40% लोग अल्प पोषित हैं, क्योंकि अभी भी लगभग 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। यह व्यक्ति इतना भी नहीं कमा पाते कि अपने लिए 2 समय का खाना प्राप्त कर सकें। इसलिए देश में अनाज उपलब्ध होने के बावजूद यह उन्हें खरीद नहीं पाते और अल्प पोषित रहते हैं। अतिरिक्त परियोजनाएं कार्यकलाप। प्रश्न नंबर 1, अपने क्षेत्र के विकास के विषय में चर्चा के लिए 3 भिन्न वक्ताओं को आमंत्रित कीजिए। अपने मस्तिष्क में आने वाले सभी प्रश्नों को उससे पूछिए। इस विचारों की समूहों में चर्चा कीजिए। प्रत्येक समूह का एक दीवार टॉर्च बनाएं, जिससे कारण रहित उन विचारों का उल्लेख करें जिससे आप सहमत अथवा असहमत हैं। उत्तर विद्यार्थी इस परियोजना कार्य को स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।